गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन, भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम समझेंगे कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है और हम इसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। जल सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम देखते हो ना, ये घरों में भी, उद्योगों में, खेतों में हमारे काम आता है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जल की बहुत कमी है। इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तुमने देखा होगा ना, ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं स्कूलों में, तुम भी बनाते होगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाता है सभी को कि जल का बचाव किया जाए। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। बच्चों, चित्र में तुम देख रहे हो ना, ये हमारी पृथ्वी का चित्र है। इसमें जो नीला भाग है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? जल है। 71% भाग हमारी पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। परंतु इसमें से अधिकांश इसी रूप में मानव उपयोग के उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है। जल की अवस्थाएं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में
पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। बच्चों, बर्फ कहाँ पे पाई जाती है? ध्रुवों पर। और द्रव अवस्था कहाँ पाई जाती है? समुद्रों में, महासागरों में, नदियों में। और गैस किसी भी रूप में पृथ्वी में कहीं पर भी हो सकता है। तो इस तरह से जल तीनों अवस्थाओं में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। बच्चों, चित्र में देखो, ये हमारा जल चक्र है। तुम देख रहे हो, पानी समुद्रों से, नदियों से, सूर्य की गर्मी द्वारा वाष्प में बदलता है, जिसे वाष्पन कहते हैं। पौधों से भी फालतू जल पत्तियों के द्वारा भाप में बदलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये भाप ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, जिसे संघनन कहते हैं। संघनन द्वारा ये पानी की बूंदें बादल में बदल जाती है। बादलों से वर्षा होती है। वर्षा द्वारा जल जमीन पर वापस आ जाता है और अंतःस्यंदन द्वारा जमीन में अवशोषित कर लिया जाता है। जमीन के अंदर पाया जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। समझ गए बच्चों आप? ये हमारा जल चक्र है। जल चक्र के द्वारा हमारी पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। ठीक है बच्चों? जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है बच्चों? भौमजल। भूमि की गहराई में मृदा के कणों के बीच में सारे के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौमजल स्तर कहलाती है। चित्र में बच्चों देखो, जमीन में गहराई में
मिट्टी के कणों के बीच, चट्टानों के बीच में जल पाया जाता है। यह क्या कहलाता है? भौमजल। और जो ऊपर का स्तर है वो कहलाता है भौमजल स्तर। भौमजल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। बच्चों, चित्र में तुम देख रहे हो, जमीन में गहराई में जाने पर मृदा के कणों के बीच, चट्टानों के पास जल पाया जाता है। यह क्या कहलाता है? भौमजल। और ऊपरी जो स्तर होता है वो भौमजल स्तर कहलाता है। बच्चों, भौमजल स्तर अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। कहीं तो जल कम गहराई पर प्राप्त हो जाता है और कहीं पर जल बहुत अधिक खुदाई करने पर प्राप्त होता है। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के नीचे भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। चित्र में देखो बच्चों, ये जो नीचे जल इकट्ठा रहता है ना भौमजल के नीचे, ये जलभर कहलाता है। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। भौमजल स्तर का अवक्षय। बच्चों, अब हम समझेंगे कि भौमजल स्तर का अवक्षय अर्थात भौमजल स्तर कम होना क्यों होता है। भौमजल स्तर की कमी या अवक्षय निम्न कारणों से होता है। नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि। नंबर 2, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां। नंबर 3, अल्प वर्षा। नंबर 4, वनोन्मूलन। जल प्रबंधन। बच्चों, अब हम जानेंगे कि जल प्रबंधन क्या होता है। हमें पाइपों द्वारा
जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। बच्चों, तुम देखते होगे कभी कभी नलों से पानी बहता रहता है या कोई पाइप टूट जाती है तो उससे पानी बहता रहता है। अगर ऐसा हमें कभी दिखाई दे तो हमें उसे नल को बंद कर देना चाहिए। पानी की व्यर्थ बर्बादी नहीं होने देनी चाहिए। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। बच्चों, वर्षा का जल कई बार ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है। इसे व्यर्थ नहीं बहने देना चाहिए। इसको हमें इकट्ठा करना चाहिए। यह वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तुम देख रहे हो चित्र में वर्षा का जल जो ये बह के आ रहा है, इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। इससे भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति हो जाती है, क्योंकि जो जल हमने पहले ज़्यादा उपयोग में ले लिया था वो वर्षा जल के द्वारा भूमजल स्तर को ऊंचा करता है। ठीक है बच्चों, तो हमें वर्षा जल को भी इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भूमजल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। हमें जल का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, पाठ का सारांश यहाँ पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।